यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 को ध्यान में रखते हुए आज से हम इस बुक को स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपकी मैकग्रा हिल की पुस्तक है। रवि प्रकाश आजाद सर ने इसको लिखा है। ठीक है, अगर हम इसकी विषय सूची की बात करें तो पूरी बुक को जो है खंड 1 भारत का इतिहास, जिसके अंदर प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन, इसके बाद आपका आधुनिक भारत का इतिहास, इसके बाद भारत का स्वतंत्रता संग्राम में डिवाइड किया गया है। इसके अलावा भारतीय कला एवं संस्कृति, खंड 2 के अंदर भारतीय संविधान एवं राज्य खंड 3 में भारत एवं विश्व का भूगोल, इसके अलावा खंड 4 में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, खंड 5 में सामान्य विज्ञान और खंड 6 में भारतीय अर्थव्यवस्था, खंड 7 में जनगणना एवं नगरीकरण और खंड 8 में उत्तर प्रदेश राज्य विशेष। ठीक है, तो आज से हम लोग जो है खंड 3 को स्टार्ट करेंगे। ये पहली क्लास होगी आपकी भारत एवं विश्व का भूगोल। पहले हम शुरुआत करेंगे अध्याय 1 से, भारत के भूगोल से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं भारत का भूगोल। इससे पहले जो छात्र चैनल पर नए होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, साथ में वीडियो को लाइक तथा शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग सिर्फ टारगेट कर रहे हैं यूपी पीसीएस को। ठीक है, तो टोटल फोकस हमारा यूपी पीसीएस पर रहने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका जो टॉपिक है भारत का राजनीतिक भौगोलिक परिचय। प्रश्न पहला क्या पूछा गया ये देखते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहले और यहाँ पर देखें तो हरियाणा का जो क्षेत्रफल है ये लगभग 44,212 वर्ग किलोमीटर है, सबसे छोटा है ये। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम देखें तो आपका आएगा हरियाणा के बाद वन पहले आएगा, फिर इसके बाद आएगा आपका पंजाब। ठीक है, पंजाब के बाद आपका उत्तराखंड आएगा, फिर आपका हिमाचल प्रदेश आएगा। तो सही उत्तर 1342 होगा। बाकी एरिया सबका देख लीजिए एक बार। पंजाब का एरिया लगभग 50,362 है, 2 नंबर पर आएगा। उत्तराखंड का एरिया 53,483 वर्ग किलोमीटर है और हिमाचल प्रदेश का लगभग 55,673 वर्ग किलोमीटर है, ये सबसे बड़ा है। ठीक है, विकल्पों में। तो ये आपका आरोही क्रम हो गया, छोटे से बड़े का क्रम। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा आपका हरियाणा, हरियाणा के बाद आपका पंजाब आ जाएगा, पंजाब के बाद आपका उत्तराखंड आएगा, उत्तराखंड के बाद आपका हिमाचल प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान है, उसका एरिया कितना है 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर गोवा है, इसका एरिया कितना है 3702 वर्ग किलोमीटर। उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, जबकि हरियाणा सबसे छोटा है। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1.34% है। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल व राज्य, कुल क्षेत्रफल व वैश्विक स्थान। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर के साथ भारत का सबसे बड़ा राज्य है। शीर्ष बड़े राज्य क्रमानुसार राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। प्रशासनिक इकाइयां भारत में कुल 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर गोवा सबसे बड़ा, गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, अगर क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो गोवा क्या है, भारत का सबसे छोटा राज्य है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं, आपसे पूछा गया। ठीक है, पहला है भारत विश्व का 8वां सबसे बड़ा देश है। 8वां नहीं होगा, 7वां होगा, आपने अभी पढ़ा, तो पहला रॉन्ग हो गया। पहला ये रंग होने से बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, ये आपका सही है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है, ये भी आपका सही है। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भारत स्थित नहीं है, ये भी रॉन्ग हो गया। यानी 2, 3 आपको क्या हो गए, करेक्ट हो गए।
आइए व्याख्या देखते हैं। भारत पृथ्वी के कुल स्थलीय क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग घेरता है। विश्व का कुल स्थलीय क्षेत्रफल लगभग 148.94 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत का क्षेत्रफल 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है। कथन 3 भी सही है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है। यह देश के अक्षांशीय विस्तार को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो राज्य कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कथन 1 गलत क्यों है? भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ना कि 8वां। सबसे बड़े देश देखा जाए तो रूस हो जाएगा, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत। कथन जो है 4 गलत क्यों है? भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नहीं है। इसका कुछ भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी ट्रॉपिकल जोन में और कुछ भाग उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र सब ट्रॉपिकल जोन में आता है। 23.5 डिग्री नॉर्थ के दक्षिण का भाग उष्णकटिबंधीय तथा उत्तर का भाग उपोष्णकटिबंधीय कहलाता है। ठीक है, तो देखें तो ये आपकी भूमध्य रेखा होगी 23.5 डिग्री, ये आपका नॉर्थ हो गया। ठीक है, तो अगर इसके उत्तर की भाग भाग की बात करें, इसके उत्तर वाला भाग यानी ये आपका नॉर्थ होता है, ये आपका साउथ होता है, ये आपका ईस्ट होता है, वेस्ट होता है। ठीक है, तो इस रेखा के इधर का जो भाग होता है ये उपोष्णकटिबंधीय कहलाता है और इस रेखा के इधर का भाग जो है उष्णकटिबंधीय कहलाता है। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। भारत का भौगोलिक विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार लगभग 3214 किलोमीटर तथा पूर्व पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर है। भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार देश के जलवायु विविधता का प्रमुख कारण है। भारत की कुल भूमि सीमा 15,200 किलोमीटर सटीक 15,106.7 किलोमीटर है। भारत का सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर के पास स्थित है। सबसे दक्षिणी बिंदु संपूर्ण भारत इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप अंडमान निकोबार में स्थित है। सबसे दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि की बात करें तो कन्याकुमारी केप कोमोरिन तमिलनाडु में स्थित है। सबसे पूर्वी बिंदु किबथू अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले में स्थित है। सबसे पश्चिमी बिंदु गौहर मोती या गौर मोती गुजरात के कच्छ क्षेत्र में फर क्रीक के पास स्थित है। अगला प्रश्न, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। ठीक है, तो अगर देखा जाए पहला कथन तो आपका सही है, दूसरा आपका रॉन्ग है अगर हम लोग वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें। ठीक है, यानी अगर हम बात करें स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2023 रिपोर्ट की। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार भारत ने चीन को जनसंख्या की दृष्टि से अब जो है पीछे छोड़ दिया है। अब भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश यानी पहले स्थान पर आ गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। उससे बड़े देश नंबर 1 पर रूस, फिर कनाडा, फिर चीन, फिर अमेरिका, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया है। परीक्षा उपयोगी तथ्य देखते हैं। भारत जनसंख्या व क्षेत्रफल। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2023 से भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। कुल जनसंख्या 2023 के मध्य तक भारत की जनसंख्या लगभग 1.428 बिलियन 142.8 करोड़ प्लस थी। विश्व जनसंख्या में भागीदारी। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17 से 18% निवास करता है। क्षेत्रफल की स्थिति। भारत क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल बनाम जनसंख्या असंतुलन। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है, लेकिन इसकी कम भूमि पर विश्व की सबसे बड़ी आबादी निवास करती है। ठीक है, तो 2.4% अगर विश्व से कंपेयर करोगे तो जो भारत का एरिया है 2.4% है। अगला प्रश्न,
भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? तो यूपी है आपका चौथे नंबर पर। भारत के सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के अनुसार चौथा स्थान है। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। इससे बड़े 3 राज्य हैं, राजस्थान 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, मध्य प्रदेश 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, महाराष्ट्र 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे स्थान पर है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा 3,702 वर्ग किलोमीटर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल व जनसंख्या। क्षेत्रफल, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल लगभग 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जिससे यह क्षेत्रफल के आधार पर भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या, जनगणना 2011, राज्य की कुल जनसंख्या 19,95,81,477, लगभग 20 करोड़ है। जनसंख्या में स्थान, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व 828 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, यह भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है। राजधानी लखनऊ है। यदि उत्तर प्रदेश एक स्वतंत्र देश होता तो यह विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में शामिल होता। टॉपिक 2, भारत की प्रमुख अक्षांश एवं देशांतर रेखा। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड। तो कहाँ कहाँ से जाती है? गुजरात से जाती है, छत्तीसगढ़ से जाती है, झारखंड से जाती है, यूपी से नहीं जाती है। 1, 2, 4 आपका सही होगा, यानी विकल्प ए सही होगा। कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पृथ्वी की एक काल्पनिक रेखा है जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है और देश को लगभग 2 समान भागों में विभाजित करती है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। कर्क रेखा के दक्षिण का भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और उत्तर का भाग उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम हैं। कर्क रेखा से होकर गुजरने के कारण भारत के अधिकांश भाग में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। टॉपिक 3 है आपका भारत की भू आकृतिक संरचना। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र शैल समूह है, तो यह है आपका धारवाड़ तंत्र। भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र धारवाड़ तंत्र माना जाता है। यह शैल समूह अत्यंत प्राचीन आर्कियन युग का है और इसमें धात्विक खनिजों की प्रचुरता पाई जाती है। इसी कारण इसे भारत का सर्वाधिक खनिज संपन्न शैल तंत्र कहा जाता है। धारवाड़ तंत्र भारत के सबसे प्राचीन शैल समूहों में से एक है। इसमें सोना, लौह अयस्क, मैग्नीज, तांबा, क्रोमियम, टंगस्टन, सीसा, जस्ता आदि खनिज पाए जाते हैं। कोलार कर्नाटक का प्रसिद्ध स्वर्ण क्षेत्र धारवाड़ शैलों से संबंधित है। धारवाड़ शैलें मुख्यतः कर्नाटक, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ क्षेत्रों में फैली हुई हैं। भारत के धात्विक खनिज संसाधनों की रीढ़ धारवाड़ तंत्र को माना जाता है। भारत के शैल तंत्र एवं खनिज संसाधन भारत के शैल तंत्र विभिन्न भूवैज्ञानिक युगों में निर्मित हुए हैं। इन्हीं शैलों में देश के धात्विक, गैर धात्विक और ऊर्जा खनिज निहित हैं जो औद्योगिक विकास और अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण आध महाकल्प आर्कियन समूह की चट्टानें। सबसे प्राचीन चट्टानें प्रायद्वीपीय भारत की आधारशिला। आर्कियन क्रम की चट्टानें अत्यंत प्राचीन आग्नेय व कायांतरित चट्टानें, खनिज लौह अयस्क और मैग्नीज पाया जाता है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें आर्कियन चट्टानों का परिवर्तित रूप हैं। खनिज यहाँ पर सोना, कोलार हट्टी में लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, तांबा पाया जाता है। भारत का प्रमुख धात्विक खनिज भंडार पुराण समूह की चट्टानें
आर्कियन के बाद बनी अवसादी चट्टानें हैं। इसके अंदर कुडप्पा क्रम की चट्टानें, यहाँ पर खनिज, चूना पत्थर, संगमरमर, एस्बेस्टस मिलता है। उद्योग सीमेंट और निर्माण उद्योग। विंध्यन क्रम की चट्टानें, यहाँ पर बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, विशेषता जीवाश्म लगभग यहाँ पर ना के बराबर है। अगला है आपका गोंडवाना क्रम की चट्टानें, मेसोजोइक युग की अवसादी चट्टानें हैं। खनिज यहाँ पर कोयला, दामोदर, महानदी, फोन घाटी में। महत्व का है, भारत की औद्योगिक व ऊर्जा अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। अगला है आपका दक्कन ट्रैप क्रम की चट्टानें, ज्वालामुखी उद्गार से बनी बेसाल्टिक चट्टानें हैं। खनिज यहाँ पर बॉक्साइट, एल्युमिनियम का एफ होता है, पाया जाता है। क्षेत्र कहाँ है, यहाँ पर महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और गुजरात में। अगला है आर्यन समूह की चट्टानें, ये नवीनतम अवसादी चट्टानें होती हैं, तृतीय क्रम की होती हैं, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस। क्षेत्र कहाँ है, असम, मुंबई हाई और कच्छ। अगला है आपका क्वाटरंडी क्रम, जलोढ़ मिट्टी, क्षेत्र उत्तर भारतीय मैदान, महत्व कृषि की आधारभूमि है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है, तो है आपकी गोंडवाना। भारत की प्रमुख चट्टान प्रणालियों में धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन और गोंडवाना प्रमुख हैं। इनमें से गोंडवाना चट्टान प्रणाली सबसे नवीन मानी जाती है। इसका निर्माण धारवाड़, कुडप्पा और विंध्यन क्रम के पश्चात हुआ है। गोंडवाना चट्टानें पेलियोजोइक युग के उत्तरार्ध से लेकर मेसोजोइक युग तक बनी हैं। ये मुख्यतः कोयला, बलुआ पत्थर, सेल और चिकनी मिट्टी की परतों से निर्मित हैं। भारत के झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में इनका प्रमुख विस्तार पाया जाता है। गोंडवाना प्रणाली का नाम गोंड जनजाति के नाम पर रखा गया है, जो मध्य भारत में निवास करती है। इस प्रणाली से भारत का लगभग सारा कोयला भंडार प्राप्त होता है। अगला टॉपिक है आपका हिमालय पर्वतमाला। यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, एक है अभिकथन, एक दिया गया है आपका कर्ण। आपको सही कूट का जो है चयन करना है। अभिकथन क्या कहता है, हिमालय अनेक बड़ी सततवाहिनी नदियों का उद्गम स्थल है। हिमालय की ऊंची श्रेणियां सदा हिमाच्छादित रहती हैं। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। अभिकथन सही है क्योंकि हिमालय पर्वतमाला से ही भारत की अधिकांश बड़ी नदियां जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु आदि का उद्गम होता है। सभी नदियां सततवाहिनी हैं, अर्थात वर्ष भर जल से प्रवाहित रहती हैं। यह भी सही है क्योंकि हिमालय की ऊंची श्रेणियां वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती हैं, हिमाच्छादित रहती हैं। उन्हीं बर्फों के पिघलने से नदियों को निरंतर जल आपूर्ति मिलती रहती है। हिमालयी नदियों का प्रवाह अस्थायी होता है क्योंकि वे हिमनदों से पोषित हैं। इन नदियां अत्यधिक जल एवं गाद लेकर आती हैं, जिससे मैदानी क्षेत्रों में उपजाऊ मिट्टी बनती है। हिमालय को जल एवं ऊर्जा का भंडार कहा जाता है। हिमालय भारत के उत्तरी मैदानी भागों को सिंचित करने का मुख्य स्रोत है। भारत की प्रमुख सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजनाएं इन्हीं नदियों पर आधारित हैं, जैसे टिहरी, भाखड़ा, नांगल, फरक्का, रिहंद आदि। फिर आपका दिया गया अभिकथन और कारण। हिमालय पर्वत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। हिमालय में ऊंचाई के साथ जलवायु में भिन्नता है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। अभिकथन ए सही है क्योंकि हिमालय पर्वत में ऊंचाई, तापमान, वर्षा एवं ढाल के अंतर के कारण विविध प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, जैसे पादपों की प्रजातियां निचले, मध्य और ऊंचे भागों में भिन्न हैं। कारण यह भी सही है क्योंकि हिमालय में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है, जिससे जलवायु में भिन्नता आती है। इस जलवायु विविधता के कारण ही वनस्पति क्षेत्रीय रूप से अलग अलग दिखाई देती है, तो ये इसकी सही व्याख्या भी करता है। हिमालय की प्रमुख वनस्पति पट्टियां ऊंचाई के अनुसार, ऊंचाई मीटर में दी गई है। प्रमुख वनस्पति प्रकार यहाँ पर दिया गया है। 600 से 1500 मीटर की ऊंचाई पर उपोष्णकटिबंधीय वन मिलते हैं। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर शीतोष्ण वन मिलेंगे। 3000 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर अल्पाइन घास भूमि मिलेगी और 4500 से अधिक ऊंचाई पर हिमाच्छादित क्षेत्र जहां वनस्पति नहीं होती है। हिमालय की जलवायु में ऊंचाई के अनुसार तापमान एवं वर्षा में परिवर्तन पाया जाता है, जिससे जैव विविधता क्या होती है, अत्यधिक होती है। हिमालय क्षेत्र को वनस्पति विविधता का भंडार कहा जाता है। देवदार और चीड़ वृक्ष मध्य हिमालय में अधिक पाए जाते हैं। शीतोष्ण क्षेत्र में समशीतोष्ण वन तथा ऊपरी भागों में अल्पाइन घास भूमियाँ पाई जाती हैं।
हिमालय की निचली घाटियों में उपोष्णकटिबंधीय फल जैसे सेब, खुबानी, अखरोट उगाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, नॉट कर पूछा गया है, दर्रा दिया गया है और यहाँ पर राज्य केंद्र शासित प्रदेश दिया गया है। पहला है आपका लिपुलेख, लद्दाख दिया गया है, जो कि गलत है। कहाँ पर होगा? उत्तराखंड में होगा। नाथुला सिक्किम सही है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश सही है। सिपकीला हिमाचल प्रदेश, ये भी आपका सही है। तो केवल एक आपका जो है ये रॉन्ग है। लिपुलेख दर्रा प्रश्न में इसे लद्दाख से जोड़ा गया है, जबकि यह गलत है। सही स्थान लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड राज्य पिथौरागढ़ जिला में स्थित है। यह भारत, नेपाल और चीन तिब्बत की त्रिसीमा पर स्थित है। यह कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग का प्रमुख प्रवेश द्वार है। नाथुला दर्रा यह सिक्किम राज्य में स्थित है। यह भारत और चीन के बीच प्रमुख व्यापारिक मार्ग है, जो गंगटोक से लगभग 54 किलोमीटर दूर है। बोमडिला दर्रा यह हिमाचल प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। यह तवांग और असम के बीच संपर्क मार्ग प्रदान करता है। सिपकीला दर्रा यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, किन्नौर जिले में। भारत और चीन के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है। निम्नलिखित युग्मों पर्वतीय दर्रा राज्य में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पूछा गया। ठीक है, पर्वतीय दर्रा दिया गया है और राज्य दिया गया। नाथुला सिक्किम में सही है। सिपकीला मध्य प्रदेश, ये भी सही है। सिनला उत्तराखंड में भी सही है। जोजिला अरुणाचल प्रदेश, ये आपका रॉन्ग है। जोजिला दर्रा जो है लद्दाख संघ शासित प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं। यह श्रीनगर कश्मीर घाटी को लेह लद्दाख से जोड़ने वाला एक प्रमुख दर्रा है। जोजिला दर्रा जोजी पर्वतमाला में स्थित है और वर्ष के अधिकांश समय बर्फ से ढका रहता है। समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 3,528 मीटर 11,575 फीट है। रणनीतिक दृष्टि से दर्रा भारत की उत्तरी सीमा की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रश्न दिया गया है कथन और कारण। आपको पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कूट सही होगा। हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है। भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। तो ए और आर दोनों क्या है? सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। हिमालय पर्वत अल्पाइन क्रम का एक नवीन वलित पर्वत है। यह पर्वत अभी भी टेक्टोनिक रूप से सक्रिय है, क्योंकि भारतीय प्लेट निरंतर यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। यह टक्कर लगभग 40 से 50 मिलियन वर्ष पूर्व प्रारंभ हुई थी, जब भारतीय प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट उत्तर की ओर बढ़ी और यूरेशियन प्लेट से टकराई। इसी प्रक्रिया के कारण हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ और यह अब भी प्रतिवर्ष लगभग 5 मिलीमीटर की दर से ऊपर उठ रहा है। हिमालय प्रतिवर्ष औसतन 4 से 5 मिलीमीटर ऊपर उठ रहा है। पृथ्वी के सबसे युवा पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इस टक्कर के कारण नेपाल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश आदि क्षेत्र भूकंप प्रवण क्षेत्र माने जाते हैं। इसलिए दोनों कथन सही हैं और कारण आर अब कथन ए की सही व्याख्या करता है। फिर यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, एक सूची दी गई जिसमें दर्रे हैं, दूसरी सूची है समुद्र तल से ऊंचाई। आपको क्या करना है, इसको मैच करना है। ठीक है, पहला है आपका देवसा। देवसा समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है इसकी? 5,360 मीटर। इसके बाद आपका रोहतांग आएगा 3,978 मीटर। फिर आपका आएगा बारालाचा 4,850 मीटर। मनिहाल 2,832 मीटर। तो 1, 3, 2, 4 विकल्प ये आपका सही होगा। दर्रा किस राज्य में है? समुद्र तल से ऊंचाई। देवसा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, ऊंचाई 5,360 मीटर। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, ऊंचाई 3,978 मीटर। बारालाचा दर्रा लद्दाख और हिमाचल की सीमा पर है, ऊंचाई 4,850 मीटर, लगभग 4,890 मीटर। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, ऊंचाई 2,832 मीटर। दर्रों का भौगोलिक महत्व। देवसा दर्रा हिमाचल प्रदेश में ऊंचाई वाला दर्रा जो लाहौल स्पीति क्षेत्र को जोड़ता है।
रोहतांग दर्रा कुल्लू को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। इसका अर्थ है लाशों का मैदान, क्योंकि पहले यह मार्ग अत्यंत खतरनाक था। हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित है। बारा लाचा दर्रा मनाली लेह मार्ग पर स्थित है। यह 3 घाटियों लाहौल लद्दाख जाफकर का संगम स्थल है। बारा लाचा दर्रा पर सरचू मैदान स्थित है, यात्रियों के विश्राम स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला प्रमुख दर्रा है। इसके नीचे अब जवाहर सुरंग जो है निर्मित है। हिमालय के सभी दर्रे भारत चीन रणनीतिक संपर्क मार्गों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, सक्सगाम घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला, यह घाटी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का हिस्सा है। भारत ने इस घाटी में चीन द्वारा किए जा रहे बुनियादी ढांचे के विकास का विरोध दर्ज कराया है। इसमें क्या है आपके 1 और 2 बोथ आर करेक्ट। सक्सगाम घाटी को ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट भी कहते हैं। यह क्षेत्र काराकोरम पर्वतमाला के उत्तर में स्थित है और गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र से फटा हुआ है। सक्सगाम घाटी भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का एक भाग है, जिसे पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर चीन को सौंप दिया था। वर्ष 1963 के तथाकथित चीन पाकिस्तान सीमा समझौते के अंतर्गत पाकिस्तान ने लगभग 5180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाली यह घाटी चीन को दे दी। भारत ने इस समझौते को पूर्णतः अवैध और अस्वीकार बताया है। भारत इसे अपने क्षेत्र लद्दाख का अभिन्न अंग मानता है। चीन इस घाटी में सड़क, सैन्य ठिकाने और अन्य आधारभूत संरचनाएं विकसित कर रहा है, जिस पर भारत निरंतर कूटनीतिक विरोध जताता है। यह घाटी भौगोलिक एवं रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह काराकोरम दर्रे के समीप स्थित है। मई 2024 में भारत ने पुनः चीन द्वारा यहाँ किए जा रहे बुनियादी ढांचे के विकास कार्यों का कड़ा विरोध दर्ज कराया। अगला प्रश्न, अभिकथन दिया गया है, कारण दिया गया है। हिमालय के उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में अधिक घनी बस्तियां पाई जाती हैं। कारण, हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है। तो पहला तो आपका रॉन्ग है और दूसरा सही है। पहला क्या है? रॉन्ग है, दूसरा सही है। व्याख्या देखते हैं। हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की तुलना में अधिक वर्षा और अधिक सूर्य प्रकाश मिलता है। इसके परिणाम स्वरूप दक्षिणी ढलानों पर ही अधिक घनी वनस्पति पाई जाती है, ना कि उत्तरी ढलानों पर। कारण, दक्षिणी ढलानों पर दक्षिण पश्चिम मानसून की सीधी टक्कर होती है, जिससे भारी वर्षा होती है। उत्तरी ढलानों पर वर्षा कम पहुंचती है, क्योंकि दक्षिणी ढलानों द्वारा वर्षा अवरोधित हो जाती है। दक्षिणी व उत्तरी ढलानों में अंतर क्या है? भारी वर्षा का मुख्य कारण, दक्षिणी ढलानों पर दक्षिण पश्चिम मानसून पर्वतों से टकराकर ओरोग्राफिक वर्षा करता है। वनस्पति का अंतर, दक्षिणी ढलानों पर घनी उष्णकटिबंधीय व समशीतोष्ण वनस्पति, जबकि उत्तरी ढलानों पर विरल वनस्पति व शीत रेगिस्तानी दशाएं पाई जाती हैं। तापमान व आर्द्रता, दक्षिणी ढलानों पर तापमान व आर्द्रता अधिक होती है, जो घने वनों के विकास में सहायक है। रेन शैडो प्रभाव, दक्षिणी ढलानें अधिकांश वर्षा रोक लेती हैं, जिससे उत्तरी ढलानों में वर्षा बहुत कम पहुंचती है। भौगोलिक उदाहरण, यह अंतर विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल के हिमालयी क्षेत्रों में स्पष्ट दिखाई देता है। हिमालय की प्राकृतिक वनस्पति, ऊंचाई के साथ परिवर्तन। हिमालय में वनस्पति तलहटी से ऊंचाई बढ़ने के साथ क्रमशः बदलती है, उष्णकटिबंधीय से अल्पाइन टुंड्रा तक। तलहटी की वनस्पति 0 से 1000-2000 मीटर। शिवालिक व तराई क्षेत्रों में साल, बांस, सागवान, पलाश जैसी उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। मध्य हिमालय 1000 से 2000 मीटर। यहाँ ओक, चीड़, चेस्टनट, सेब आदि उपोष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन विकसित होते हैं। उच्च हिमालय 1500 से 3500 मीटर। देवदार, स्प्रूस, फर, जूनिपर जैसे समशीतोष्ण शंकुधारी वन प्रमुख होते हैं। रेडोडेंड्रोन भी मिलता है। अल्पाइन व टुंड्रा क्षेत्र, वृक्ष रेखा के ऊपर अल्पाइन घास के मैदान, जूनिपर, रेडोडेंड्रोन, ब्रह्मकमल जैसी वनस्पति पाई जाती है। पूर्वी हिमालय में विविधता अधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सही सुमेलित है? तो नीति जो है आपका ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। ये आपका सही है।
नीति दर्रा, यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह दर्रा उत्तरकाशी जिले के उत्तर में भारत चीन सीमा पर है। नीति दर्रा भारत और तिब्बत चीन के बीच एक महत्वपूर्ण सामरिक मार्ग रहा है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 5070 मीटर है। इस दर्रे के समीप नीति गांव स्थित है, जो भारत का अंतिम गांव कहलाता है। माना दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचे वाहन चलाने योग्य दर्रों में से एक है, लगभग 5600 मीटर। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत चीन म्यांमार त्रिकोणीय सीमा के पास है। अधील दर्रा लद्दाख के उत्तर में स्थित है। ऐतिहासिक रूप से भारत और चीन के बीच व्यापारिक मार्ग रहा है। सभी दर्रे हिमालय क्षेत्र में स्थित हैं और भू राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र माने जाते हैं। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? पहला है आपका चो आऊ लोहत्से, अगला है अन्नामलाई, अगला है आपका फिरूमलाई। तो इसमें 1 और 2 जो हैं ये हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित हैं। चो आऊ यह हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित एक प्रमुख चोटी है। ऊंचाई लगभग 8188 मीटर। यह विश्व की 6वीं सबसे ऊंची चोटी है। नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। ल्हात्से यह भी हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। ऊंचाई लगभग 8516 मीटर। विश्व की 4थी सबसे ऊंची चोटी है। यह माउंट एवरेस्ट के दक्षिण में स्थित है। अन्नामलाई पर्वतमाला यह दक्षिण भारत के तमिलनाडु और केरल में स्थित है। यह पश्चिमी घाट की शाखा है, ना कि हिमालय की। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी अनाईमुडी 2695 मीटर है। फिरूमलाई पर्वतमाला यह भी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह पूर्वी घाट की उप श्रेणी है। इसकी ऊंचाई लगभग 1350 मीटर तक है। हिमालय की प्रमुख पर्वत चोटियाँ। विश्व की सर्वोच्च चोटी हिमालय में दुनिया की सबसे ऊंची चोटियाँ स्थित हैं, जिनमें 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली कई चोटियाँ शामिल हैं। माउंट एवरेस्ट 8849 मीटर ऊंचाई के साथ विश्व की सबसे ऊंची चोटी नेपाल तिब्बत चीन सीमा पर स्थित है। भारत की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा 8586 मीटर विश्व की तीसरी और भारत की सबसे ऊंची चोटी है, सिक्किम नेपाल सीमा पर। अन्य प्रमुख 8000 प्लस मीटर की चोटियाँ ल्हात्से, मकालू, चो ओयू, धौलागिरी, मनासलू, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा 1 ये सभी वैश्विक पर्वतारोहण में अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूर्णतः भारत में स्थित सर्वोच्च चोटी नंदा देवी 7816 मीटर उत्तराखंड में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो पूरी तरह देश के भीतर है। कश्मीर घाटी स्थित है। पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य। कश्मीर घाटी हिमालय की सबसे प्रसिद्ध अंतर पर्वतीय घाटी है। कश्मीर घाटी का निर्माण टेथिस सागर के अवसादी निक्षेपों से हुआ था। यह हिमाद्री और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। इस घाटी की लंबाई लगभग 135 किलोमीटर, औसत चौड़ाई 40 किलोमीटर है। इसका निर्माण नदियों के अपरदन और भू संरचनात्मक अवसादन से हुआ है। प्रशासनिक रूप से यह क्षेत्र जम्मू और कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश में आता है। यह घाटी अपने केफर उत्पादन और डल झील, वुलर झील जैसी झीलों के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीर घाटी का पश्चिमी भाग झेलम नदी की जलग्रहण घाटी का हिस्सा है, जो पाकिस्तान में प्रवेश कर चेनाब से मिलती है। इसकी औसत ऊंचाई 1600 मीटर के लगभग है। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। हिमालय की प्रमुख घाटियाँ। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख की घाटियाँ। कश्मीर घाटी स्थित पीर पंजाल और महान हिमालय के बीच निर्माण जलोढ़ व झीलीय जमाव, नदी झेलम विशेषता, श्रीनगर केफर सेब उत्पादन, पर्यटन। सिंधु घाटी सिंधु नदी के किनारे शुष्क एवं ठंडी जलवायु। लाहौल स्पीति घाटी नदियाँ चंद्राभागा स्पीति। विशेषता क्या है? ऊंचाई, ठंडा मरुस्थलीय क्षेत्र, बौद्ध संस्कृति। हिमाचल प्रदेश की घाटियाँ। कांगड़ा घाटी धौलाधार पर्वतमाला के पाद में है। नदी यहाँ पर कौन सी है? ब्यास। कुल्लू घाटी देवताओं की घाटी कहा जाता है। सेब उत्पादन एवं पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। पर्वती घाटी नदी यहाँ पर पार्वती है। कफोल है। मणिकर्ण के लिए ये जो है प्रसिद्ध है। बसपा सांगला घाटी किन्नौर जिला, सेब बागान है यहाँ पर। चंबा घाटी नदी यहाँ पर रावी है। पारंपरिक संस्कृति
के लिए प्रसिद्ध है। उत्तराखंड की घाटियाँ, दून घाटी शिवालिक और लघु हिमालय के बीच देहरादून स्थित है। भागीरथी घाटी गंगोत्री क्षेत्र, गंगा का उद्गम क्षेत्र है। हर की दून घाटी प्राकृतिक सौंदर्य और ट्रैकिंग के लिए प्रसिद्ध है। दारमा घाटी पिथौरागढ़ जिला सीमावर्ती जनजातीय क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। नेपाल पूर्वोत्तर एवं सीमावर्ती घाटियाँ, काठमांडू घाटी नेपाल, महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक केंद्र। चुंबी घाटी भारत भूटान चीन त्रिकोण क्षेत्र, सामरिक महत्व है इसका। बराक घाटी असम चाय एवं कृषि के लिए फेमस है। दिबांग घाटी उत्तर प्रदेश में है, पर्वतीय व वनाच्छादित। बनपुत्रा घाटी असम में है, विस्तृत जलोढ़ मैदान है यहाँ पर। इम्फाल घाटी मणिपुर में है, चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। युमथांग घाटी सिक्किम में है, फूलों की घाटी है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? वह है आपका हिमाद्री श्रेणी। हिमाद्री श्रेणी भारत की नवीन वलित पर्वत श्रृंखला का सर्वोत्तम उदाहरण है। यह श्रेणी टर्शियरी युग में भारतीय प्लेट की यूरेशियन प्लेट से टकराने के परिणामस्वरूप बनी थी। यह श्रृंखला हिमालय पर्वत प्रणाली का सबसे ऊंचा एवं नवीनतम भाग है। हिमाद्री श्रृंखला में विश्व की कुछ सबसे ऊंची चोटियां स्थित हैं, जैसे एवरेस्ट 8,848.86 मीटर, कंचनजंगा, नंदा देवी, धौलागिरी, मकालू आदि। इसे महान हिमालय भी कहा जाता है। अरावली श्रेणी भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, जो प्राक कैम्ब्रियन युग की है। पश्चिमी घाट यह खंडित भ्रंश पर्वत श्रृंखला है, जो प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट के समांतर स्थित है। विंध्याचल श्रेणी यह पुरानी संरचना वाले अवशिष्ट पर्वतों से बनी है, जो मध्य भारत में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी एक या अधिक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? तो है आपका गुरला मंदाता और नामचा बरवा, ए एन बी। गुरला मंदाता यह भारत में नहीं बल्कि पश्चिमी तिब्बत चीन में स्थित है। यह नेपाल की उत्तर पश्चिम सीमा के निकट अवस्थित पर्वत श्रृंखला है। ऊंचाई लगभग 7,728 मीटर है। नामचा बरवा यह भी भारत की सीमा के भीतर नहीं बल्कि तिब्बत चीन में स्थित है। यह अरुणाचल प्रदेश की सीमा के दक्षिण पूर्व में स्थित पर्वत श्रृंखला है। ऊंचाई लगभग 7,782 मीटर है तथा यह यारलुंग श्यांगपो नदी के मोड़ के समीप है। कामेत यह भारत के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में स्थित है। ऊंचाई लगभग 7,756 मीटर है। भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। नंगा पर्वत यह पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। तकनीकी रूप से भारत के अभिन्न जम्मू कश्मीर क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है। ऊंचाई लगभग 8,126 मीटर है। विश्व की 9वीं सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर प्रश्न दिया गया, हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं पूछे गए हैं। यहाँ पर 3 कथन आपके दिए गए हैं। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है, रॉन्ग ही टोटली, ठीक है। एक तरीके से देखा जाए तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट भी है, ठीक है। आप इसको एलिमिनेट भी कर सकते हो। अगला है, लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, ठीक है, ये सही है। बाह्य हिमालय या शिमालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं, ये भी सही है। 2, 3 आर करेक्ट। मुख्य हिमालय हिमाद्री की चट्टानें अत्यंत पुरानी और क्रिस्टलीय स्फटिकीय हैं, जिनमें जीवाश्म नहीं मिलते, अतः कथन एक क्या है, असत्य है। लघु हिमालय की चट्टानों में परतदार अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं, जिसमें समुद्री जीव जंतु के जीवाश्म प्राप्त होते हैं, दर्शाता है कि इनका निर्माण कभी समुद्र तल पर हुआ था। वाय हिमालय आउटर हिमालय शिवालिक की चट्टानें अवसादी प्रकृति की हैं, जिनमें मानव सभ्यता के अवशेष जैसे बुर्जहोम, कश्मीर और गुफकराल जैसे प्रस्थल मिले हैं। हिमालय पर्वत प्राणी की उत्पत्ति टर्शियरी युग में टेक्टोनिक प्लेटों के वलन से हुई है। हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है, हिमाद्री, मुख्य हिमालय, हिमाचल, लघु हिमालय, शिवालिक, बाह्य हिमालय। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी हिमाद्री है, जिसमें एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी आदि चोटियां हैं। लघु हिमालय में प्रसिद्ध पर्वत श्रेणियां धौलाधर, पीर पंजाल, महाभारत श्रेणी है। शिवालिक श्रेणी में कई प्राचीन मानव अवशेष मिलते हैं, जो नवपाषाण एवं प्राग ऐतिहासिक सभ्यता का प्रमाण देते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें एक कथन है और दूसरा कारण है। पहला कथन, कथन ए, भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। कारण, हिमालय में कई अनुदैर्घ्य
उत्क्रम क्षेत्र थ्रस्ट जोन्स अवस्थित हैं। कथन ए और कारण दोनों सही हैं और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। भारत का सबसे सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र है। यह क्षेत्र भूकंपीय क्षेत्र 4 और 5 में आता है, जो भारत के सर्वाधिक भूकंप प्रवण क्षेत्र माने जाते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि भारतीय टेक्टोनिक प्लेट अब भी यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। इस टकराव से हिमालय में अनेक अनुदैर्घ्य उत्क्रम क्षेत्र थ्रस्ट जोन्स एवं विभंजन रेखाएं फॉल्ट लाइन्स निर्मित हुई हैं। इन्हीं कारणों से यह क्षेत्र बार बार भूकंपीय गतिविधियों का केंद्र बनता है। इसलिए जो है दोनों कथन सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। हिमालय क्षेत्र में प्रमुख थ्रस्ट जोन है मेन फ्रंटल थ्रस्ट एमसीटी, मेन बाउंड्री थ्रस्ट एमबीटी और मेन फ्रंटल थ्रस्ट एमएफटी। भारत में आए प्रमुख भूकंप कश्मीर 2005, नेपाल 2015, सिक्किम 2011 इसी क्षेत्र से जुड़े हैं। इस क्षेत्र की निरंतर प्लेट गति लगभग 5 मिलीमीटर प्रति वर्ष भूकंपीय गतिविधियों को सक्रिय रखती है। भारत में भूकंपीय जोन। पूर्व भूकंपीय वर्गीकरण। भारत को पहले जोन 2, 3, 4 और 5 में बांटा गया था, जिनमें जोन 5 सर्वाधिक भूकंपीय जोखिम वाला क्षेत्र माना जाता था। हिमालय की विवर्तनिक स्थिति। हिमालय विश्व के सबसे सक्रिय टकराव क्षेत्रों कोलिजन जोन्स में से एक है, जो भारतीय एवं यूरोपियन प्लेटों के अप्रॉक्स 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष अभिसरण से बना है। ऐतिहासिक भूकंप। भारत हिमालय क्षेत्र में प्रमुख विनाशकारी भूकंप हुए हैं कांगड़ा 1905, बिहार नेपाल 1934, असम 1950, कश्मीर 2005, सिक्किम 2011, नेपाल 2015। भूकंपीय सुरक्षा मानक। भारत में भूकंपीय सुरक्षा के लिए IS 1893, IS 4326 तथा राष्ट्रीय भवन संहिता NBC लागू है। नवीन मानचित्र का प्रभाव। अद्यतन भूकंपीय जोखिम मानचित्र लागू होने पर भवन कोड, संरचनात्मक डिजाइन और शहरी नियोजन मानकों में व्यापक संशोधन आवश्यक होगा। निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है? वह है आपका सियाचिन। सियाचिन हिमनद भारत का सबसे विशाल एवं लंबा हिमनद है। यह लद्दाख क्षेत्र काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। इसकी लंबाई लगभग 76.64 किलोमीटर है। यह विश्व का ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सियाचिन शब्द का अर्थ है गुलाबों की भूमि। सिया का मतलब होता है गुलाब। सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम श्रृंखला की नुब्रा घाटी में स्थित है। यह हिमनद भारत, पाकिस्तान, चीन की सीमाओं के त्रिजंक्शन क्षेत्र के पास है। गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी का उद्गम होता है। जेमू ग्लेशियर सिक्किम में स्थित है और यह तीस्ता नदी की सहायक धारा को जल प्रदान करता है। सियाचिन क्षेत्र का सामरिक महत्व अत्यंत अधिक है, जहां भारतीय सेना की सबसे ऊंची चौकियां स्थित हैं। हिमनद स्थान लंबाई किलोमीटर में। सफाइनी लद्दाख में है, 17.85 किलोमीटर लंबाई है। गंगोत्री उत्तराखंड में है, 32.2 किलोमीटर लंबाई है। जेमू सिक्किम में है, 25 किलोमीटर लंबाई है। सियाचिन लद्दाख में है, 76.64 किलोमीटर लंबाई है। भारत के प्रमुख हिमनद। भारत के प्रमुख हिमनदों में सियाचिन, काराकोरम, गंगोत्री, मिलम, पिंडारी उत्तराखंड, जेमू सिक्किम आदि शामिल हैं। काराकोरम क्षेत्र में हिस्पार, बियाफो जैसे विशाल हिमनद तंत्र भी पाए जाते हैं। नदी स्रोत के रूप में भूमिका। ये हिमनद नुब्रा, भागीरथी, गंगा, पिंडार, तीस्ता जैसी प्रमुख हिमालयी नदियों के अस्थायी जल स्रोत हैं। भौगोलिक विस्तार। हिमनद मुख्यतः लद्दाख, काराकोरम, उत्तराखंड, गढ़वाल, कुमाऊं हिमालय और सिक्किम क्षेत्रों में केंद्रित हैं। पार्श्विकीय व जलवायु महत्व। हिमनद नदी प्रवाह को वर्ष भर बनाए रखते हैं, जल तापमान नियंत्रित करते हैं और जलीय जैव विविधता जैसे ट्राउट के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं। मानव व आर्थिक महत्व। हिमनदों से प्राप्त जल कृषि, पेयजल और जल विद्युत के लिए आवश्यक है, जबकि हिमानी अवसाद उपजाऊ मिट्टी व निर्माण सामग्री का स्रोत है। निम्नलिखित इग्मू में से कौन सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। पर्वत दिया गया है, दर्रा और राज्य दिया गया है। सिपकिला हिमाचल प्रदेश सही है। बॉमडीला हिमाचल प्रदेश भी सही है। जोजिला जम्मू कश्मीर भी सही है। नाथुला मेघालय क्या है आपका? रॉन्ग है। नाथुला मेघालय में नहीं बल्कि कहाँ पर है? सिक्किम राज्य में स्थित है। यह भारत और चीन तिब्बत की सीमा पर स्थित एक महत्वपूर्ण सामरिक दर्रा है। नाथुला दर्रा समुद्र तल से लगभग 4310 मीटर अप्रॉक्स 14,140 फीट की ऊंचाई पर स्थित है।
यह भारत तिब्बत के बीच व्यापारिक मार्ग सिल्क रूट का एक प्रमुख हिस्सा था। नाथुला का अर्थ है हवा वाला दर्रा। ला का मतलब होता है दर्रा तिब्बती भाषा में। यह दर्रा भारत और चीन के बीच व्यापार पुनः आरंभ 2006 के बाद चर्चा में आया। शिवकिला हिमाचल प्रदेश, यह दर्रा किन्नौर जिले में स्थित है और भारत तिब्बत व्यापार मार्ग से जुड़ा है। बॉमडिला आंध्र प्रदेश, यह दर्रा पश्चिमी कामेंग जिले में स्थित है और भारत के उत्तर पूर्व को असम से जोड़ता है। डोजिला जम्मू एवं कश्मीर, यह दर्रा श्रीनगर को कारगिल और लेह लद्दाख से जोड़ता है। यहाँ पर सूची दी गई है। पहली सूची में पर्वतीय दर्रा है, दूसरी सूची में राज्य दिए गए हैं, आपको मैच करना है। माना कहाँ पर है? तो माना है आपका उत्तराखंड में, ए का 4 हो जाएगा। नाथुला कहाँ है? नाथुला आपका सिक्किम में है, बी का 1 होगा। जुजिला कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, सी का 2 होगा। और शिवकिला हिमाचल प्रदेश में है, डी का 3 होगा। 4 1 2 3 विकल्प सी आपका सही होगा। हिमालय के प्रमुख दर्रे। माना दर्रा उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है, भारत चीन सीमा पर एक महत्वपूर्ण मार्ग है। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में भारत चीन सीमा पर सामरिक व व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जुजिला दर्रा श्रीनगर को कारगिल व लेह से जोड़ने वाला प्रमुख दर्रा है। शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में भारत तिब्बत सीमा पर स्थित है। अगला है कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? तो यह है आपका सतलज और काली। कुमाऊं हिमालय का विस्तार सतलज नदी से लेकर काली शारदा नदी तक फैला हुआ है। यह हिमालय का मध्य भाग है जो मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कुमाऊं हिमालय का विस्तार लगभग 320 किलोमीटर है। यह हिमालय का मध्य खंड है जो भारत का अत्यधिक भूकंपीय क्षेत्र है। इस क्षेत्र में भारत की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी 7,816 मीटर स्थित है। यह क्षेत्र ग्लेशियरों जैसे पिंडारी, मिलम, गंगोत्री, यमुनोत्री के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से गंगा की सहायक नदियाँ अलकनंदा, पिंडार, धौली, मंदाकिनी आदि उद्गमित होती हैं। इस भाग में प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं नंदा देवी, त्रिशूल, पंचाचूली, कामेत, बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि आती हैं। यह भाग हिमालय के पश्चिमी पंजाब हिमालय और पूर्वी नेपाल हिमालय के बीच स्थित है, इसलिए इसे कुमाऊं गढ़वाल हिमालय भी कहा जाता है। सिंधु और सतलज इसके बीच का भाग पंजाब हिमालय कहलाता है। काली और तिस्ता इसके बीच का भाग नेपाल हिमालय कहलाता है। तिस्ता और ब्रह्मपुत्रा इनके बीच का भाग असम हिमालय कहलाता है। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो यह है आपका उत्तराखंड में। नेलांग घाटी यह उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। यह घाटी गंगोत्री नेशनल पार्क के अंतर्गत आती है। समुद्र तल से लगभग 11,000 फीट लगभग 3,350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह घाटी भारत चीन सीमा के निकट एक संवेदनशील क्षेत्र है। नेलांग घाटी को साइलेंट घाटी ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है क्योंकि यह क्षेत्र अत्यंत शांत और दुर्गम है। यह घाटी सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण लंबे समय तक बंद रहती है। गंगोत्री नेशनल पार्क में कई दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं जैसे हिम तेंदुआ, नीली भीड़ आदि। नेलांग घाटी से पुराना भारत तिब्बत व्यापार मार्ग गुजरता था जो 1962 के बाद बंद हो गया। यह घाटी चार धाम मार्ग के समीप स्थित होने के कारण सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसी के साथ जो है ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल का जो सेक्शन हमने स्टार्ट किया था उसके 4 चैप्टर्स को हमने इस वीडियो के अंदर समाप्त कर लिया, यानी 4 मेजर टॉपिक्स आपके कवर हो गए हैं। जो छात्र वीडियो को देखते हुए लास्ट तक पहुंचे हैं प्लीज़ कमेंट करें आई हैव डन इट, साथ में कमेंट करें नेक्स्ट पार्ट, ताकि इसका जो अगला पार्ट है जल्द से जल्द अपलोड किया जा सके। और आप लोग कमेंट जरूर करिए ताकि उससे आइडिया लग सके कि कौन से छात्र हैं जो इस सीरीज को सीरियस होकर के फॉलो करना चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।